कुमार कुंदन के पास चलते हैं। कुमार, ये बताया जा रहा है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि 6 से 7 चरणों में इन फेजेस में चुनाव हो सकता है। हालांकि 2014 में 9 फेजेस में हुआ था, 2019 में भी 7 चरणों में हुआ। तो क्या लगता है कितने चरणों में चुनाव हो सकते हैं, क्या ऐलान होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अभी 8 मार्च को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला आए थे चुनाव आयोग और यहाँ पे आके उन्होंने चुनावी तैयारियों को लेकर बात की थी। निश्चित रूप से चुनाव में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और उसको ध्यान में रखते हुए और तमाम तरह के लॉजिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग फेजेस का ऐलान करती है। जैसा कि आपने बताया कि 2014 में 9 फेजेस में हुए थे, उसके बाद 7 फेजेस में हुए हैं। अभी भी जैसा कि पीयूष बता रहे थे और हमें भी जो जानकारी मिल रही है कि 7 फेजेस में भी रखने की तैयारी चल रही है, क्योंकि कई ऐसे जगह हैं जहां पे ट्रुप मूवमेंट से लेकर तमाम तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है, और खास करके सिक्योरिटी की बात करें तो वो बहुत अहम है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे में इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही 7 फेजेस की बात चल रही है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर चुनाव आयोग ही लगाएगा और कल इस बारे में ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि तैयारियों को लेकर जो पूरी तैयारी है वो हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के दफ्तर से निकले हैं, तो निश्चित रूप से कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके पहले की जो तैयारी है, उसके पहले की जो बैठकें हैं, उन बैठकों का दौर भी एक तरह से खत्म हो चुका है और अंतिम तैयारी अब सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो सबको इस बात का इंतजार कि कल 3 बजे क्या होगा। लेकिन जो आपने फेजेस की बात की, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भी संभव है कि 7 फेजेस में चुनाव हो। निधि जी बिल्कुल कुमार, बड़ी बात आप कह रहे हैं। और 7 फेजेस में क्या चुनाव होंगे, बहरहाल कल का इंतजार करना होगा, क्योंकि कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग ऐलान करने जा रहा है तारीखों का, लोकसभा चुनाव की तारीखों का। विपिन के पास चलते हैं। विपिन लखनऊ में मौजूद हैं। विपिन, उत्तर प्रदेश की राजधानी में आप हैं, सुबह भी आपसे बातचीत हो रही थी, आपने लोगों से बातचीत की। बहुत इंतजार है इन चुनावों का, क्योंकि 2024 का समीकरण ही अलग बताया जा रहा है। आपने जब लोगों से बात की तो क्या उनका कहना था, क्योंकि लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, और अब कल का दिन आ गया है। जी बिल्कुल, लंबे इंतजार के बाद ये वक्त आया है और पूरा उत्तर प्रदेश लगभग इसके लिए तैयार है, क्योंकि आप जानते हैं सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी व्यवस्था है, सबसे बड़ा पुलिस बल है और सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है। ऐसे में बहुत पॉलिटिकल राज माना जाता है इसको, लिहाजा सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर होंगी और उत्तर प्रदेश भी चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहा था। कल 3 बजे इसकी घोषणा हो जाएगी। राजनीतिक दल इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, इसके साथ साथ पुलिस बल, जो पुलिस विभाग के मुखिया हैं, इंटेलिजेंस विभाग के जो मुखिया हैं, वो भी लगे हुए हैं कि चुनाव को सद्भावपूर्ण माहौल में करवाया जाए और निष्पक्ष चुनाव हो। इसको लेकर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप जान रहे हैं कि अपनी कमर कस चुकी हैं। समाजवादी पार्टी 30 से ज्यादा टिकटों की घोषणा कर चुकी है, बीजेपी 50 से ज्यादा टिकटों की घोषणा कर चुकी है, लगभग आधा दर्जन सीटें बसपा घोषित कर चुकी है और बाकी सीटों पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस भी इस रेस में है। तो कल के बाद बिल्कुल विपिन, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। शंभुनाथ जी, क्या लगता है इंडिया गठबंधन क्या मजबूत चुनौती देता हुआ एनडीए गठबंधन को दिखता है क्या? क्योंकि इस बार एनडीए 400 पार के नारे चर्चा में और इंडिया गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर एक तरह की रस्साकशी तो नजर आ रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन में सिवाय दिल्ली के बाकी कहीं उसके गठबंधन के घटक दल ही इधर बिखर रहे हैं और खुद कांग्रेस के अंदर से भगदड़ मची हुई है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस की एक बड़े नेता अजय कपूर बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि वो 3 बार के विधायक रह चुके थे, बिहार के इंचार्ज थे। तो ये जब स्थिति है तो इससे लगता है कि इंडिया गठबंधन उस तरह से चुनावी तैयारी नहीं कर रहा जैसे कि बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने अपने सारे कील कांटे दुरुस्त कर लिए हैं। जैसे अभी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को हटाया जाना मुख्यमंत्री पद से, नया मुख्यमंत्री लाया जाना, वो शायद इसलिए भी रहा होगा कि दिखाना चाहती होगी बीजेपी कि हमारे पास ओबीसी नेताओं की कमी नहीं है, हम ओबीसी नेताओं को देखिए कहां कहां बिठाते हैं। इसके अलावा और सीए एक बड़ी ठीक है, लेकिन तो सीए, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी की तैयारी काफी बड़ी नजर आ रही है, लेकिन क्या कुछ ऐसे फ्रंट्स भी हैं जहां पर बीजेपी को मुद्दों के आधार पर या फिर जो ये चुनावी गठजोड़ है उसके आधार पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और अगर है तो वो क्या है? जी, कई देखिए, दक्षिण में कम से कम दक्षिण में तो कोई बीजेपी का आधार अभी नहीं दिखाई पड़ रहा और दक्षिण में भी काफी सीटें हैं, एकदम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उत्तर की तुलना में थोड़ी कम जरूर होंगी लेकिन है। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी थोड़ी समस्या आ सकती है। बंगाल में 42 सीटें हैं, अब कितनी इसमें बीजेपी को मिल पाएंगी और कितनी टीएमसी या कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को जाती है, थोड़ी सी दिक्कत होगी अभी।
तो इतना आसान भी नहीं है। बिहार में भी बड़ी समस्या है। अभी सारे उसके घटक दल जो हैं, चाहे वो पासवान की पार्टियां हो या दूसरी, कहीं ना कहीं बीच बीच में उन्हें दिखाई पड़ रहा, दरारें दिखाई पड़ रही हैं। तो इनको जो लाभ अधिक से अधिक मिल सकता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बस यही सब चीजें दिखाई पड़ रही, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, लेकिन पंजाब है, पंजाब में कोई विशेष इनको उपलब्धि नहीं होगी। हिमाचल में बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार है, हो सकता है बीजेपी जोड़ घाट करके वहां कुछ अच्छी सीटें ले आए, लेकिन 4 या 5 सीटों से क्या होगा? असली लड़ाइयां जिन बड़े स्टेट्स में है वो है महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु, जहां ज्यादा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद कोई आएगा तो महाराष्ट्र है, फिर बंगाल है, फिर तमिलनाडु है। यहाँ पर तो बीजेपी को कितनी सीटें मिल जाएंगी कुछ नहीं कहा। तमिलनाडु भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जयशंकर जी, बहुत बड़ी बात आपने कही। एक सवाल मैं और आपसे रखूंगी, लेकिन जल्दी से मैं प्रीति के पास चलती हूँ। सवाल ये है कि क्या 10 सालों में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आपको कहीं ना कहीं दिखता है इन चुनावों में? क्या ऐसा है? ये सवाल जरूर है। प्रीति, मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर लोग आपके पास हैं, देखिए हम देख सकते हैं आपके पीछे लोग खड़े हैं। कल हो रहा है चुनावी तारीखों का ऐलान। लोग क्या कह रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल, इस समय मैं महादेव की नगरी वाराणसी में मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनावों में उनके मुद्दे क्या हैं। ये बताइए, किन मुद्दों में इस बार आप लोग वोट देंगे? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आप लोगों के? देखिए, बनारस में अगर बात करी जाए तो बनारस का कोई मुद्दा विशेष रह ही नहीं गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास का कार्य हो रहा है। बस एक छोटी सी समस्या बनारस ज़िले के लिए और शहरी क्षेत्र में अभी है, और हम लोग को उम्मीद है कि तीसरे कार्यकाल में वो समस्या, जो जाम की समस्या बनारस में बहुत बड़ी है, समस्या बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर ये बात कर रहे हैं। ये आप क्या कहेंगे? हाँ, ट्रैफिक ही मेन यहाँ जाम समस्या है। ये मेन बात प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। यहाँ लगभग 18.5 लाख मतदाता हैं, और इस बार जैसा आपने बताया कि यहाँ पे विकास कार्य 40,000 करोड़ रुपए से अधिक हुए हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये जाम की है। और जहाँ तक जीत का सवाल है, मुद्दे का सवाल है, तो ये प्रधानमंत्री अपने ही जीत का यहाँ रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उम्मीद की जा रही है। और यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? किन मुद्दों पे आप चाहते हैं? बेरोजगारी रहेगी, महंगाई रहेगा, जो क्यूटो शहर बनाते बनाते टोटो शहर बना दिए, तो उस पे रहेगा। और दूसरी बात आप देख रहे हैं कि रोजगारी मुद्दा रहेगा, उस पर वोट करेंगे। आप क्या कहेंगे? देखिए, बढ़ती महंगाई से हर लोग युवा टूट चुका है, और आज को बता दें कि जिस तरीके से युवाओं को नौकरी की तलाश है, चाहे इलाहाबाद हो, बनारस हो, पटना हो, दिल्ली हो, हर जगह युवा बस एक रोजगार की रोजगार मुद्दा होगा। और आपको एक चीज़ और बात बता दें कि जिस तरीके से इस बार के चुनाव होगा, तो जनता चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो एकदम आपसे मैं एक खुलकर मैं बता रहा हूं कि इस बार के जो चुनाव होंगे, जनता चुनाव लड़ेगी। जनता हर बार ही चुनाव लड़ती है, ऐसा नहीं है। जनता हर बार ही चुनाव जनता का ही होता है। ये बताइए, आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? महंगाई सबसे ज़्यादा जो है कि प्रभावित कर रही है, क्योंकि किसी भी घर में एक आम मिडिल फैमिली को बिल्कुल प्रीति, देखिए वाराणसी की जो जनता है वो अपने मुद्दे बता रही है कि किन विषयों पर इस बार वो विचार कर रहे हैं। चुनाव में मतदान से ठीक पहले